नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनुराग केवट और हमेशा की तरह आज भी वीडियो लाने का प्रयास किया आपके लिए। आज मैं आपको जो पुराना पेपर है जनवरी के लगभग हुआ था, दिसंबर जनवरी के लगभग, उस पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें जो आपके फुल फॉर्म दी गई है, सबसे पहले टीच ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। फिर थी उसमें ELD की इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट, कार्स की चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। नेक्स्ट थी आपके NCERT की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, जो कि आपको पता है SLD वाले बच्चों के लिए काम में लिया जाता है। इन सभी के लिए और इस पेपर के लिए जो मोस्ट आपके जो फुल फॉर्म हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी है। तो जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके 1 नंबर वाले। ठीक है, उसमें आपका बहुसंवेदी शिक्षण क्या है? बहुसंवेदी शिक्षण क्या है? इसको बोलते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग। इसमें क्या होता है कि आपकी जैसे एक से अधिक ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही है। ठीक है, आपको पता है आपके सेंस 5 हैं, तो आप जैसे कोई चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है, उस समय आपकी ओनली आंखें काम कर रही है। लेकिन बहुसंवेदी में आपका आंखें, कान, जो आपके जैसे जीभ, पूरा शरीर, त्वचा वगैरह सब कुछ सक्रिय रहता है। तो जब वो सभी सक्रिय रहते हैं उस दौरान आप शिक्षण प्रक्रिया में जब शामिल होते हो या वो जो शिक्षण करते हो वो आपका बहुसंवेदी शिक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी खेल खेल रहे हो उस दौरान आपका ध्यान, ठीक है, पूरा आपका जो शरीर है, ठीक है, आंखें, चौकन्ना किधर से बॉल किधर आनी है, ठीक है, वो हर चीज़ में आप चौकन्ना, उस दौरान आपका जो ये है, आप उस दौरान बहुसंवेदी शिक्षण काम में लेते हो। जैसे आप कोई भी पढ़ रहे हो तो पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। फिर जो नेक्स्ट आता है कि IP क्या है? IP आप सभी को पता है, IP एक इंडिविजुअल, IP की जो फुल फॉर्म है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, IP जो है एक प्रलेख है। ठीक है, सीधा सीधा आप लिख सकते हो IP एक प्रलेख है। किसके लिए काम में लिया जाता है? ये दिव्यांग बच्चों के हस्तक्षेप के लिए। ठीक है, हस्तक्षेप कैसे? जैसे आप उस बच्चे को व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम दोगे। ठीक है, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम दोगे तो व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान आप उससे पहले आप बच्चे का असेसमेंट करते हो, तो उसमें आपको बच्चे की कमियों का पता चलता है कि इस बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता है। जो नई चीज़ें आएगी उसके लिए आप लक्ष्य निर्धारित करते हो, तो उन्हीं लक्ष्यों की आप पूर्ति करते हो। तो एक प्रकार से ये आपके जो है हस्तक्षेप का कार्य करता है। यह एक प्रलेख है जो दिव्यांग बच्चों के लिए या जो बच्चे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके हस्तक्षेप के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों को परिभाषित कीजिए, जिनको आपके इंग्लिश में बोला जाता है हाई सपोर्ट नीड। हाई सपोर्ट्स नीड, हाई सपोर्ट नीड का मतलब होता है उच्च समर्थन आवश्यकता या उच्च आवश्यकता वाले। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें आगे आपके सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं, सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के। ठीक है, इनको आप सभी को पता है कि इनको एक विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, एक विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बच्चे इनको आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही बड़ा काम होता है, बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। तो घर या परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य को इनके लिए आश्रित रहना ही पड़ता है। ठीक है, तो उच्च समर्थन आवश्यकता से मतलब कि इनको विशेष सहायता की या विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। फिर जो नेक्स्ट आता है आपके कि भाई निर्माणात्मक मूल्यांकन के 2 उदाहरण दीजिए। आप सभी को पता है उदाहरण जो मूल्यांकन होते हैं आपके निर्माणात्मक और योगात्मक। योगात्मक से तात्पर्य है समेटिव एंड निर्माणात्मक से तात्पर्य है फॉर्मेटिव। कई बार निर्माणात्मक नाम दे के आपको रचनात्मक नाम भी दे दिया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही है। आप सभी को पता है कि ये शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान लिया जाने वाला मूल्यांकन है। ठीक है, इसमें आपके जैसे आप किसी बच्चे को परीक्षा के जो पढ़ाने के दौरान इसके उदाहरण 2 नंबर 1 हो गया, आप प्रश्नोत्तरी कर रहे हो, बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हो उसी दौरान, तो प्रश्न पूछने पे आपको पता चल गया कि हाँ इस बच्चे को ये समस्या होगी। ठीक है, फिर आते हैं आपके कक्षा टेस्ट या कक्षा परख, जो क्लास टेस्ट लेते हो आप। ठीक है, वो आगे, क्योंकि ये आप शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किसी भी इकाई को जांचने के लिए कि भाई इस बच्चे ने इस इकाई में कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, उसके लिए आप ये काम में लेते हो। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके समकक्षी शिक्षण क्या है। ठीक है, समकक्षी शिक्षण क्या है कि जैसे पीयर ट्यूटरिंग इसको इंग्लिश में बोला जाता है,
कि इसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की सहायता से शिक्षण ग्रहण करता है। जैसे आप पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि ये जैसे आप मेरे को नहीं बता पाओगे, टीचर के हिचकिचाहट रहती है कि मैं शिक्षक से बात किस प्रकार से करूँ, क्या पता मैंने अगर गलत बना दिया तो क्लास वाले मेरी मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक को अपनी जो समस्या है वो नहीं बता पाते। तो पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है कि वो अपने सहपाठियों की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? सहपाठियों की मदद। तो इसमें क्या है, सहपाठियों की मदद से शिक्षण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है, सहपाठियों की मदद से कि भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप उसके सहपाठी उसकी मदद करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हुए वो सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप उसकी लैंग्वेज जानते हो, उस बच्चे का व्यवहार जानते हो, क्या समस्या आ रही है, आप उसको व्यक्तिगत रूप से बता सकते हो। फिर जो आपके नेक्स्ट प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके 5 अंक वाले। 5 अंक वाले में जो पहला प्रश्न है कि ASD वाले व्यक्तियों के लिए उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीति। आपको सबसे पहले जो शिक्षण रणनीतियों में शामिल है, सबसे पहले क्या शामिल है, आप सभी को पता है कि जो है शिक्षण युक्त वातावरण का निर्माण। शिक्षण युक्त वातावरण का निर्माण। अब शिक्षण युक्त वातावरण से क्या तात्पर्य है कि भाई उनको जो शिक्षण की प्रक्रिया उनमें कम से कम उनको बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, एक तो बाधा युक्त वातावरण होगा जहाँ शोर शराबा होगा, तो उस चीज़ से वो इरिटेट होते हैं, तो वो अपनी शिक्षण की प्रक्रिया को जो संपन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक जो है कि भाई उनको ज़्यादा उत्तेजित वाली आवाज़ जिससे वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उस प्रकार की आवाज़ आपको काम में नहीं लेनी है। धीमी आवाज़ काम में लेनी है, मधुर आवाज़ काम में लेनी है। ठीक है, एक जो इनको पढ़ाने के लिए जो है बिना उत्तेजक वाली आवाज़, एक जो इनको पढ़ाने के लिए चित्र वाले शेड्यूल तैयार करना। ठीक है, चित्र वाले शेड्यूल कैसे, जैसे आप इनको ADL का प्रशिक्षण दे रहे हो। ठीक है, तो एक बच्चा ब्रश कर रहा है, फिर आगे लिखा हुआ होगा ब्रश करना। ठीक है, तो इनके लिए आपको चित्र वाला शेड्यूल तैयार करना है। ठीक है, एक इनको जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसमें विकल्प कम देना है इनको। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को चुनना, जैसे आप जैसे रंग हो गया, रंग का प्रश्न हो गया, ये यहाँ सफ़ेद है, ये यहाँ काला है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा निम्न में से काला रंग कौन सा है। ठीक है, निम्न में से काला रंग कौन सा है, तो आपको ज़्यादातर बस 2 विकल्प ही देने, खूब है। तो इस प्रकार से विकल्प कम देने ताकि ये इनको जो प्रश्न का उत्तर हल करने में समस्या नहीं होगी। फिर जो आपके जो नेक्स्ट जो आता है इसमें आवाज़ जो कार्य का विश्लेषण करके हुए सिखाना है। जैसे कोई कार्य एक साथ नहीं सीख पा रहा तो उस कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना है, कार्य विश्लेषण द्वारा इन बच्चों को सिखाना है। ठीक है, फिर आता है इनके लिए पिक्चर कार्ड बनाना। ठीक है, तो ये आप ASD वाले बच्चों के लिए शिक्षण की रणनीतियाँ काम में ले सकते हो। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके वो आता है IP के विकास और कार्यान्वयन में शामिल चरणों को। IP के चरण आप सभी को पता है। सबसे पहले सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाएगा आपका विभिन्न कौशलों का आकलन। फिर आ जाएगा आपके लक्ष्य निर्धारण। नंबर 4 पे आ जाएगा कार्य विश्लेषण या प्रशिक्षण देना। नंबर 5 पे आ जाएगा आपका मूल्यांकन। नंबर 5 पे आपका मूल्यांकन। ये हो गए आपके IP के चरण। फिर जो आपके नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुविषयक टीम की भूमिका पर। जैसे बहुविषयक टीम किस प्रकार से, कि उसमें आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल है, स्पीच थेरेपिस्ट भी शामिल है। ठीक है, आपके जो है साइकोलॉजिस्ट भी शामिल है, एक विशेष शिक्षक भी शामिल है। ठीक है, उन चीज़ों को, उन सभी को शामिल करते हैं उनके कार्य के साथ उनकी भूमिका लिखनी है। जैसे आप उनके लिए आप व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करोगे या उनका आंकलन करोगे। ठीक है, फिर जो आपके जो नेक्स्ट आता है कि सहायक शिक्षण सामग्री और शिक्षण उपकरणों में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है सहायक शिक्षण सामग्री, सहायक शिक्षण सामग्री और शिक्षण उपकरण। देखो, शिक्षण सामग्री क्या करती है, आपकी जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको सरल बनाती है। ठीक है, किसी विषय वस्तु को पढ़ने या समझने में आपकी आसानी उपलब्ध करती है। ठीक है,
कि इसमें आप लिख सकते हो कि जो सीखने की प्रक्रिया में शामिल चीज़ें हैं वो किस में आ जाएगी, सीखने की प्रक्रिया में शामिल सामग्री। तो कौन कौन सी हो सकती है, किताब हो गया, वर्कशीट हो गई, पेंसिल हो गई, ठीक है, आपके जो है चित्र हो गए, मॉडल हो गया, या आपके सहायक शिक्षण सामग्री। फिर जो नेक्स्ट आता है शिक्षण उपकरण, ठीक है। शिक्षण उपकरण क्या होते हैं कि ये जो है आपके शिक्षण सामग्री को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है वो आप उपकरण के माध्यम से कर सकते हैं। तो शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए काम में लिया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके, जैसे डिजिटल बोर्ड, लैपटॉप, आपके हो गया प्रोजेक्टर, ठीक है, आदि इसमें शिक्षण उपकरण में शामिल हो गए। फिर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खेल, क्या आप सभी को पता है खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है या गतिविधि में सक्रिय रहता है। खेल विधि के माध्यम से सीखने में सहायता मिलती है और अत्यंत रुचिकर होता है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता क्या है या विशिष्ट सीखने की क्षमता क्या है। तो विशिष्ट सीखना मतलब वही स्पेसिफिक लर्निंग, ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग से आप समझ गए। अधिगम अक्षमता, अब अधिगम अक्षमता आप सभी को पता है, जिनको यह अक्षमता ये होती है जिसमें बच्चे को पढ़ने लिखने, ठीक है, समझने में कठिनाई आती है, शिक्षण की प्रक्रिया में उसको कठिनाई होती है। उसके प्रकार आप लिख सकते हो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सभी आपको पता है, ये आपके पुराने पेपर में भी आ चुका है। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि MDPS के बारे में बताइए और ID वाले बच्चों का आकलन करने में क्या भूमिका। आप सभी को पता है MDPS की फुल फॉर्म मद्रास डेवलपिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम, मद्रास डेवलपिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम। एंड फिर जो इसमें है टोटल आपको पता है, आपके इसमें 18 एरिया है, 20 डोमेन है, ऐसे करके इसमें टोटल 360 जो आइटम है। किसने बनाया, प्रोफेसर जयचंद्रन जी और विमला जी ने, ठीक है, विमला जी ने कब बनाया, 1975 में, ठीक है। किस काम में आता है, बच्चों के बौद्धिक अक्षम बच्चों के कार्यात्मक आकलन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसको समझ ही गए होंगे, आशा करता हूँ आज की ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इन जो भी पेपर हैं सारे आपके, उसकी मॉडल पेपर और जो इनकी जो फुल फॉर्म की PDF है वो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है सोशल अनुराग केवट के नाम से, उस पर उपलब्ध करवा देता हूँ। तो जिसने भी टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिए, ठीक है, सोशल अनुराग केवट के नाम से। धन्यवाद।